हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 का 4.2 वाला पार्ट, हमारा इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें थोड़ी सी 4.1 की, तो 4.1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पर देखा था कि हमारी डिजायर्ड कंजम्पशन एंड सेविंग क्या होती है। हमारी डिजायर्ड कंजम्पशन एंड सेविंग क्या होती है, हम उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अफेक्ट होती है। अब इन अ सेम वे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4.2 की, तो 4.2 में हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे अब हमने 4.2 में क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी क्या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होगी, एंड इन अ सेम वे हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था 4.1 में, ये हमारा कंज्यूमर्स कर रहे थे। एंड हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट में जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कौन चाह रहा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है वो हमारी फर्म्स प्ले करती है। यहाँ पे हम फर्म्स की बात करेंगे। फर्म्स चाहेंगी कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो चाहेंगी कि हम अपनी कितने पैसे लगाएं इन्वेस्टमेंट पर, हम अपनी कितनी स्पेंडिंग करें इन्वेस्टमेंट पर। अब कितने पैसे लगाएं इन्वेस्टमेंट में, कितनी स्पेंडिंग करें, कितनी इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, ये जो सारी चॉइसेस हैं हमारी फर्म की, वो डिपेंड करती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर इकोनॉमी को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमी, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि अभी करंट सिनेरियो को देखकर कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो उससे हमें एक रफ आइडिया हो सकता है कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने बिजनेस पर, या कितने पैसे लगाने चाहिए इन्वेस्टमेंट पे अपने बिजनेस के अंदर। तो फर्म्स डिसाइड करती हैं ये सारी चीजें कैसे, ये देखकर कि फ्यूचर में हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से रन करेगी करंट सिनेरियो को देखकर। ओके, तो अभी इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये और इजीली समझ आ जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि हम इस 4.2 में क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चलो लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट की और डिटेल में, तो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है 3 टाइप की। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 तरीके की होती है। तो यहाँ पर हमारी 3 तरीके की जो है इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर हम अपने एसेट्स को जब परचेज करते हैं तो उन एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हैं, जिनको हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में सालों साल यूज कर सकें। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मशीनरी हो गया या फिर बिल्डिंग्स हो गया, तो उन सबको हम सालों साल यूज करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं। और बेसिकली हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सके, अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सके। ओके, अगर हम बात करें अपनी सेकंड इन्वेस्टमेंट की, तो वो है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हमारे चेंजेस आए स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड के अंदर, या फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल्स के अंदर, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर कर अपने रॉ मटेरियल्स में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर हम अपने स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड में चेंजेस ला रहे हैं, तो वो सारे चेंजेस किसके थ्रू आ रहे हैं? जब हम अपनी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने अनसोल्ड गुड के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल के अंदर हम अपने पैसे क्यों लगा रही है फर्म? तो यहाँ पर वो इनमें पैसे इसलिए लगा रही है ताकि वो अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो इसको हम बेसिकली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो एक सिंपल, कि यहाँ पे लेट सपोज कि अगर एक शॉप है
जो कि क्या करती है, आइसक्रीम सेल करती है ना। तो यहाँ पर उसको पता है, अब ऑफ कोर्स वो डेली सेल कर रही है तो उसको पता है कि उसकी डेली की लेट सपोज 50 जो आइसक्रीम है वो डेली बिक जाती है, बट वो अपने पास एग्जैक्टली सेम अमाउंट तो नहीं रखने वाला है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ पैसे लगाएगा, जिसको वो हम बोल रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा, एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी अपने पास रखेगा या फिर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रखेगा कि भाई ऑन द स्पॉट या फिर जल्दी से कुछ बनाकर मैं अपनी एक्स्ट्रा जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है उसको फुलफिल कर पाऊँ। तो या तो वो अपने पास रॉ मटेरियल रखेगा ताकि वो अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल कर पाए, या फिर वो एक्स्ट्रा स्टॉक रखेगा अपने पास अनसोल्ड गुड का। तो यहाँ पे उसकी डेली की 50 तो बिक जाती है, बट अपने पास वो एक्स्ट्रा 10 आइसक्रीम और रखता है ताकि अगर फ्यूचर में कभी एकदम से अचानक से अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो जाती है तो वो उसको फुलफिल कर पाए। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर कि उसने 10 एक्स्ट्रा और आइसक्रीम रखी है, ये हो गई उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर अगर हम बात करें हमारी थर्ड इन्वेस्टमेंट की तो वो है हमारी रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अब हमारी रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो हम अपनी हाउसिंग के अंदर कर रहे हैं। हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब हुआ कि या तो हम नया घर बना रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्कुल, या फिर हम बिल्डिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो बाय द टाइम जो है नेचुरली डैमेज हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक चीज को अगर हम सालों साल यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे नेचुरली डैमेज होता है, जिसको हम डेप्रिशिएट भी करते हैं। तो वो इतना डेप्रिशिएट हो गया कि अब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का कि ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और हमारी रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कि अब आगे जितने भी हम टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं तो उसमें जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे तो वो होगी हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और उसी के सारे ट्रीटमेंट को हम समझेंगे अच्छे से कि हमें फर्म कैसे डिसाइड करती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितनी स्पेंडिंग करनी है, हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक कितना होगा, हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, ग्राफिकली हम इसको स्टडी करेंगे। तो वो सारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, उसी को लेकर हम बात करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ 4.2 हम इन दोनों की भी बात करेंगे जिसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं अपने सारे टॉपिक्स को कंसीडर करके कि हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि मैक्रो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। नीड क्या है, तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। अब यहाँ पे हम 2 मेन रीजंस की बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्यों पढ़ना चाहिए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो रीजन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम रीजन 1 की बात करें तो उसमें सेम ही बात लिखी है जैसे मैंने ऊपर बात करी थी कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी जो फर्म्स हैं वो जब स्पेंडिंग की बात करेगी तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी का करंट स्टेट क्या है, और उसको देखकर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि इकोनॉमी किस तरीके से और चेंज हो सकती है। उन सब सिनेरियोज को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना चेंज करना है, क्या चेंज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे भी सेम ही बात लिखी है कि जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो चेंज होगी कब, डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी का स्टेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर लेट सपोज बूम पीरियड है,
मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर और सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारी जो फर्म्स हैं या फिर जो भी बिज़नेसेस हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड हो रही है, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी हमारी प्रोडक्शन बिक भी रही है, अच्छी-अच्छी डिमांड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वो जो हमारी फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी और कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो अगेन इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने दूसरे पीरियड की तो वो है हमारा रिसेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन हो जाएगी का मतलब है कि अब इस सिचुएशन में हमारी जो फर्म्स है वो ज़्यादा सेल नहीं कर पा रही है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा जॉब नहीं है और जॉब नहीं है तो लोग जो है उनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास इनकम है तो वो ज़्यादा इनकम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सारी स्पेंडिंग है इकोनॉमी के अंदर वो ड्रॉप हो चुकी है और इतनी कुछ डिमांड आ नहीं रही है। इतनी डिमांड आ नहीं रही है तो ऑलरेडी फर्म जो है अपनी चीज़ों को नहीं इतना सेल कर पा रही है मार्केट के अंदर। तो इस करंट सिनेरियो को देखकर, इकोनॉमी की स्टेट को देखकर जो फर्म है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगी, उल्टा डिमोटिवेट हो जाएगी और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कट ऑफ करेगी, पहले से कम करेगी। और जब वो कम करेगी शार्पली तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है और हमारी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो इसका तो बहुत ईज़ी एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जब लॉकडाउन आया था तो सेम ये तो सिनेरियो आ गया था। अगेन अचानक से जो है लोगों की जॉब्स जा रही थी और लोग जो हैं उस सिनेरियो में, क्योंकि वो एक पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे? अपनी इनकम को फालतू चीज़ों पे यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब कि डायरेक्टली जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं के ऊपर खर्च किए जा रही थी चीज़ें, ना कि कोई उस टाइम पे प्लान कर रहा था कि मैं एक न्यू कार परचेज़ कर लेता हूँ या फिर मैं एक न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी। जो हमारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, उन्हीं पर हम इनकम को स्पेंड कर रहे थे कंज़्यूमर्स, तो ऑटोमैटिकली डिमांड लो थी और जॉब्स जा रही थी, तो अगेन ऑटोमैटिकली डिमांड लो थी और फर्म्स भी इसीलिए क्या कर रही थी? अपनी इन्वेस्टमेंट को कट ऑफ कर रही थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आ गई थी? अनसर्टेनिटी आ गई थी और हमारी जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी इकोनॉमी के अंदर? लो हो गई थी। इकोनॉमी हमारी क्या हो गई थी? स्लो डाउन हो गई थी। ओके, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वो हमारी टोटल जीडीपी का सिर्फ 1/6 पार्ट है ना? तो यहाँ पर हमारी बात चल रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1/6 पार्ट है टोटल जीडीपी का, बट स्टिल वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूज रोल, बड़ा रोल प्ले करती है रिसेशन के टाइम पर। क्यों? क्योंकि आधे और आधी से ज़्यादा जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ड्रॉप होता है, कि मतलब टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कम हो रही हैं आधी से आधी ज़्यादा, तो वो क्यों होती है? क्योंकि फर्म्स रिड्यूस कर देती है अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखो, टोटल जीडीपी में हमारा सिर्फ 1/6 हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का। जैसे अगर हम बात करें टोटल जीडीपी की, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल जीडीपी की, तो ये हमारा टोटल जीडीपी हो गया। यहाँ पे ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हम बोल रहे हैं कि ये हमारी जीडीपी का 1/6 पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे इस 1/6 को कम जब हम कर रहे हैं तो इसको कम करने की वजह से जो हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ड्रॉप डाउन आ रहा है, वो जो डिक्रीज हो रही है इसकी वजह से, वो 1/6 नहीं है, वो तो आधी से भी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल्दो हमारी टोटल जीडीपी में इसका सिर्फ 1/6 रोल है, बट इसके कम होने की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो आधी से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिर्फ जब कम कर रहे हैं तो वो सिर्फ 1/6 पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, बट इसके कम होने की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है वो आधी से ज्यादा है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो अगेन एक हम शॉप ले लेते हैं। मान लो कि ये जो हमारी शॉप है वो अगेन
मान लो पिज्जा बना रही है इस बार। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो ये शॉप है वो पिज्जा सेल करती है। अब यहाँ पर मान लो कि ये ऑलरेडी एक शॉप है, शॉप नंबर 1, और यहाँ पे अब इसको अपना एक लेट सपोज आउटलेट ओपन करना है। इसने डिसाइड करा है कि ये एक आउटलेट इसका एक और ओपन करेगी और अपनी शॉप नंबर 2 को खोलेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शॉप नंबर 2। अब जब ये अपना आउटलेट ओपन करेगी तो इसके आउटलेट ओपन करने की वजह से होगा क्या क्या, देखो होगा क्या क्या। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसको आउटलेट ओपन करना है, एक न्यू सेकंड शॉप बनानी है अपनी ब्रांड की, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको कंस्ट्रक्शन करानी पड़ेगी, है ना। शॉप दोबारा से एक पूरी न्यू बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। उसके लिए उसको वर्कर्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग, सब कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी सामान है वो उनकी दुकानों से चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब उसको न्यू स्टाफ भी रखना पड़ेगा अपनी दूसरी शॉप में, तो उसको न्यू स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर वो पिज्ज़ा बना रही है तो उसके इक्विपमेंट्स, लेट सपोज हम ओवन की बात कर लेते हैं, तो और भी अदर इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, ओवन भी चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर्स के लिए हमें फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट होगी एंड और भी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता है तो यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हम ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करने की सोच रही है, ठीक है, पिज्ज़ा हम सोच रहे हैं कि हम अपनी पिज्ज़ा शॉप 1 का एक और सेम आउटलेट बनाएं और दूसरे एरिया में अपनी शॉप नंबर 2 को ओपन करें। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम प्लान कर रहे हैं ये, बट मान लो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की स्टेट को देखकर कि भाई रिसेशन आया हुआ है, ये मैंने प्लान किया था, या फिर लेट सपोज ने थोड़ा सा काम स्टार्ट कराया था बट सिचुएशन को देखकर काम बंद करा दिया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ऑल्दो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करा बट उसकी वजह से इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये तो कितनी सारी कम हो गई, है ना। यहाँ पे फर्नीचर का लॉस हो गया, जो जहाँ से ये फर्नीचर लेते हैं उनका लॉस हो गया, कंस्ट्रक्शन का जहाँ से पूरा रॉ मटेरियल आता है उसका लॉस हो गया, वर्कर्स का लॉस हो गया। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी ड्रॉप डाउन हो रही है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे न्यू स्टाफ जिसको हायर कर सकते थे अगेन उनका लॉस हो गया, जहाँ से अदर इक्विपमेंट्स लेते अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनका लॉस हो गया, और भी जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है इसके लिए रिक्वायर्ड है उनका भी लॉस हो गया। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट को जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट को जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ड्रॉप डाउन आ रहा है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे हम ये थोड़ा सा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करा बट उसके बदले में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है वो काफी ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर पढ़ना क्यों जरूरी है। ओके, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इवन दो उसका रोल टोटल जीडीपी में काफी कम है, ओनली 1/6 है, लेकिन 1/6 होने के बावजूद भी अगर हम इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है उसका इम्पैक्ट भी तो हमें देखना है ना, कि उसकी वजह से आप देखो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट रीजन है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को क्यों स्टडी करना है। अगर हम बात करें लेट सपोज सेकंड अपने रीजन की, तो अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो यहाँ में हम बात करते हैं कि अगर एक कंट्री आज अगर इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा रही है, आज इन्वेस्ट कर रही है, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स जीडीपी इंक्रीज होगी और हमारी जो कंट्री है वो एक रिच कंट्री बन पाएगी लॉन्ग रन में, है ना। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अगेन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लो अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट सपोज कि हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू कैपिटल को, मतलब कि हम क्रिएट कर रहे हैं इन द सेंस कि हम खरीद रहे हैं न्यू कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं लेट सपोज। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने जैसे
इससे पहले वाले एग्जाम्पल में उसको आउटलेट बनाना था, तो अगेन बिल्डिंग्स बनानी है हमें, लेट सपोज, या हमें मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी है या टेक्नोलॉजी में करनी है, जिसकी वजह से क्या हो, हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ कम टाइम पर, है ना? अगर हम मशीनरी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मान लो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अप टू डेट नहीं है और हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारी जो मशीन है अब वो इतनी इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रही, या फिर अगेन उसमें इतनी अप टू डेट नहीं है, वो भी रिटायर होने वाली है या फिर ओल्ड वर्ज़न है उसका। तो अगर हम मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं अपनी फर्म के लिए ताकि हम और प्रोडक्शन कर सकें, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँगे और कम टाइम पे प्रोड्यूस कर पाएँगे, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी और मशीन है वो और एडवांस हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट में स्पेंडिंग कर रहे हैं आज, तो क्या होगा कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँगे आउटपुट को और कम टाइम में भी प्रोड्यूस कर पाएँगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हमारी हर फर्म आज इन्वेस्ट कर रही है तो कल को वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी। ओके, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि हम इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, और जब वो इंक्रीज होगी तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली कैसे इंक्रीज हो रही है, फास्टर रेट पर। फास्टर रेट पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो उसका एक और इम्पैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो लेस टाइम पे भी प्रोड्यूस कर पा रही है। तो यहाँ पे लेस टाइम पे प्रोड्यूस कर पा रही है, इम्पैक्ट कि वो फास्टर ग्रो करेगी इकोनॉमी, ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, इम्पैक्ट कर रहा है कि वो और आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रही है। ओके, तो यहाँ पे और आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रही है तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। और जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हम लेस टाइम पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो फास्टर रेट पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हम डेफिनेटली ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो और प्रोडक्टिव होगी और ज्यादा रिच होगी लॉन्ग टर्म में, है ना? तो ये हमारा सेकेंड रीजन है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर को क्यों पढ़ना है। ओके, तो अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं कि हमारी डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या होगा। सो द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, अगर हम बात कर रहे हैं डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक की या फिर ये क्या है, तो इसको समझने के लिए जो मैंने चेन बनाई है इसको ध्यान से समझना। अगर हम बात कर रहे हैं फर्म की इन्वेस्टमेंट की, कौन सी इन्वेस्टमेंट, हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो फर्म डिसाइड करती है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कितनी उस पर स्पेंडिंग करें, कितने उस पर पैसे लगाएं, कितने खर्चे करें अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो ये सारी फर्म डिसाइड करती है। बट कैसे पता चलेगा कि हमें कितना खर्चा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी कैपिटल चाहिए, है ना? तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, जैसे हमारी कोई इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, कोई हमें बिल्डिंग बनानी है अपनी फर्म के लिए जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो भी सारे हमारे फिक्स्ड एसेट जिससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो, वो सारी कैपिटल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना स्पेंड करें डिपेंड करता है कि फर्म को अपनी बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की नीड है। अब कितनी कैपिटल की नीड होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें इतनी कैपिटल चाहिए जिससे हमारा जो प्रॉफिट है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट को हम अर्न कर पाए अपने बिजनेस के अंदर। जिस कैपिटल पर हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं उस कैपिटल को हम बोलते हैं हमारा वो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, वो कैपिटल जितना फर्म को चाहिए। तो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक बेसिकली क्या होता है, हमारा वो अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमारी वो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए कैपिटल की जिससे हमारी जो फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। ओके, तो जिससे हमारी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगी जितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल को लेकर, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम बोल रहे हैं वो है हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। ओके, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो कितना होना चाहिए, है ना?
कितने लिमिट पे हमें रुक जाना है कि अच्छा हम इतना हम खरीदेंगे, इसके आगे हम नहीं खरीदेंगे, इतना आगे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कैपिटल पे। तो वो हमारा जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि हम कंपेयर करेंगे कि जो हम अपना एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं अपनी फर्म के अंदर, तो उससे हमारा कितना खर्चा आ रहा है और कितने हमें उससे यूज करके फायदे हो रहे हैं। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो आ जाएगा, हमारा वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे हमारी जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को क्या कर पाए, मैक्सिमाइज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अपने कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट को लेकर, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर दो टर्म्स को समझना होगा कि हमारा एमपीके क्या होता है और हमारा यूसी क्या होता है। तो एमपीके की अगर हम बात करें तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, इसको हम बोलते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी मैं अपनी फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कैपिटल लेकर आ रही हूँ, तो उस कैपिटल को लाने से, उसे कैपिटल को लाने से मेरा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो एडिशनल आउटपुट दे रहा है मेरे टोटल आउटपुट के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं कि मेरा अगर मैं एक अपना कैपिटल इंक्रीज करती हूँ तो उस एक कैपिटल के इंक्रीज करने से मेरा टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस टोटल आउटपुट में जो एडिशनल इंक्रीज हुआ है उसके आने से, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है जब हम न्यू कैपिटल को लेकर आए हैं। तो अब जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। ओके, इसको जब मैं आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो वो और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट वैसे हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो ये हमें आता होगा जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें एमपी के और ऊपर हमने एफ लगा दिया, तो हम यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि यहाँ पे अगर मैं अब कैपिटल लेकर आई हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा फ्यूचर में जो एडिशनल आउटपुट होगा जो हम प्रोड्यूस करेंगे उस कैपिटल से, वो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा एडिशनल आउटपुट क्या होगा अगर मैं ये अपनी डिजायर्ड कैपिटल रखती हूँ आज, तो जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मैं प्लान कर रही हूँ। ओके, अगर हम बात करें यूसी की, तो यूसी होता है हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब जो मैं ये कैपिटल लाने का सोच रही हूँ अपनी फर्म के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको यूज करते हैं तो, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा कितना आ सकता है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितने टाइम में हम उस कैपिटल को यूज करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों ही जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट यहाँ पे ये हमारी इनकी बेसिक डेफिनेशन होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब मैं कैपिटल को लाई तो उससे मेरा एडिशनल आउटपुट कितना हो रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हम कैपिटल को लाए तो मेरे एक्सपेक्टेड खर्चे कितने हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं कैपिटल को लाई तो मेरे कितने खर्चे हो सकते हैं अगर मैं इस कैपिटल को लाने का प्लान कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं इस कैपिटल को लेकर आती हूँ तो मेरे कितने आउटपुट एडिशनल बन सकते हैं। ओके, सिंपल। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा कि अगर मैं कैपिटल को लाती हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा कितना होगा, किस चीज का, उस कैपिटल को यूज करने के लिए। तो ये एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है कि यहाँ पे हम इस बात का खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं कैपिटल ला रही हूँ तो उसमें मेरा खर्चा कितना हो रहा है उसे खरीदने में, खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मैं कैपिटल को अपनी फर्म के अंदर ला रही हूँ, यहाँ पे कैपिटल को जो मैं अपनी फर्म के अंदर ला रही हूँ उसको यूज करने का खर्चा, कैपिटल को यूज करने की कॉस्ट, ना कि उसको बाय करने की कॉस्ट। तो यहाँ पर इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी यूजर कॉस्ट किसकी बात करती है, कैपिटल को अगर हम लेकर आते हैं फर्म के अंदर तो उसको यूज करने की क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगी, ना कि कैपिटल की खुद की कॉस्ट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लो अगेन ये एक बेकरी है और उस बेकरी का जो ओनर है और जो मैनेजर है वो हमारा ये एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, कायल। अब यहाँ पे जो कायल है वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी बेकरी के अंदर, किस चीज में, एक सोलर पावर्ड ओवन में। और जो उसका साइज होगा वो डिपेंड करता है उसके डिफरेंट प्राइस लेवल पर, कोई भी साइज का वो एक न्यू सोलर पावर्ड ओवन को लेना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो अगर वो न्यू सोलर पावर्ड ओवन लेकर आएगा
तो वो सोलर पावर से, सोलर एनर्जी से चलेगा, तो यहाँ पे उसकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो नहीं आने वाली है। प्लस वो ला भी, एक और रीजन क्या है उसको लाने का, कि यहाँ पे अब वो उसको इंट्रोड्यूस करेगा अपनी बेकरी के अंदर, तो वो और कुकीज को फ्यूचर में प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी यूजर कॉस्ट की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम बात करें डिफरेंट साइजेस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो हम बोल रहे हैं कि जो सोलर पावर है वो $100 का है पर क्यूबिक फुट। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर क्यूबिक फुट यूनिट आ गया वॉल्यूम का हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा साइज हो गया, साइज के अकॉर्डिंग हम प्राइस की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो सोलर एनर्जी से चलेगा, तो यहाँ पे उसकी कोई भी एनर्जी कॉस्ट नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं होगी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं कि बाय द टाइम जो ओवन है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। बाय द टाइम इन द सेंस कि जब हम उसको सालों साल यूज करेंगे तो ओवर द टाइम पीरियड वो नेचुरली डैमेज होना लगेगा। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बेसिकली बात कर रहे हैं, है ना। तो वो बाय द टाइम धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता रहेगा और वो ओवन लेस इफेक्टिव होता रहेगा। लेस इफेक्टिव या फिर लेस एफिशिएंट बोल देते हैं, लेस एफिशिएंट होता रहेगा। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर डेप्रिसिएशन की, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1 ईयर में वो 10% लेस प्रोड्यूस करेगा कुकीज को। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो गया कि हमारी जो रियल वैल्यू है हम लेकर चल रहे हैं कि वो 10% से हर साल गिर रही है। रियल वैल्यू मतलब कि जितने में खरीदा था उससे हर साल उसकी 10% से वैल्यू जो है घट रही है। तो खरीदा कितने में था, $100 में अगर हम खरीद रहे हैं 1 क्यूबिक फुट, तो हम लेकर चल रहे हैं कि 1 साल बाद अगर हम उसको यूज करते हैं तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% से अगर हम उसको डेप्रिशिएट कर देंगे तो वो हमारी $90 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी एक बात हो गई, डेप्रिसिएशन की बात हो गई, यहाँ पे प्राइस की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सोलर पावर को हम परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वे हो सकता है कि हम उसको परचेज कर रहे हैं थ्रू बोरोइंग। मान लो हमारे पास पैसे नहीं है और हम बैंक से बोरो कर रहे हैं और फिर उसको परचेज कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन हमें अब बैंक को रेंट भी देना पड़ेगा, सॉरी बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बैंक से अगर हम बोरो कर रहे हैं थ्रू लोन, तो हमारा जो कायल है उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को। या फिर मान लो कि अगर वो खुद के पैसों से भी खरीद रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम उस पैसों को ओवन में लगा रहे हैं, तो उसके अलावा हम क्या फॉरगॉन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, है ना। कि अगर मैं अपने पैसे ओवन में लगा रही हूँ अपनी फॉर्म के अंदर, तो मैं उसको किसी और पर्पस के लिए भी तो यूज कर सकती थी अपने बिजनेस में, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर लेट सपोज मैं ओवन में पैसे नहीं लगाती और उसको फिर कहीं और लगा दी, तो यहाँ पे वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मैंने वो चीज फॉरगॉन करी है, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने गिवन है कि अगर मैं पैसे ओवन में नहीं लगाती और अपने पैसों को उधार दे देती, लेंड कर देती किसको, गवर्नमेंट को, और उसके बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेती 1 साल के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं 1 साल के लिए अपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगा देती और अपने पैसों को लेंड कर देती गवर्नमेंट को, तो इन दैट सिचुएशन मुझे उन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता वो मैंने फॉरगॉन कर दिया, यहाँ पे गिव अप कर दिया, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं, तो अगर कायल जो है ओवन को परचेज करता है, तो इन दैट सिचुएशन मान लो उसके पास पैसे नहीं है,
तो वो बैंक से अगर लोन ले रहा है, बोरोइंग कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है कैपिटल को यूज करने के लिए, तो ये हमारी यूजर कॉस्ट हो गई। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, मान लो उसने खुद के पैसे यूज करे और ये सिचुएशन नहीं है, तो दूसरी यूजर कॉस्ट क्या हो सकती है इसके अलावा, अगर ये नहीं है तो, कि हम अगर अपने खुद के पैसे ओवन पे यूज कर रहे हैं, तो वो पैसे हम कहीं और भी लगा सकते थे, और जहां लगा सकते थे और वहां जो हम गिव अप कर रहे हैं, वो चीज हमारी अगेन यूजर कॉस्ट हो गई। कि कैपिटल को यूज करने की कॉस्ट क्या है, कि उसके बदले में मैंने क्या गिव अप करा, क्या गिव अप करा, अगेन इंटरेस्ट रेट को गिव अप करा, क्योंकि मैं वो पैसे लेंड कर सकती थी किसको, गवर्नमेंट को, और उसके बदले में क्या कर सकती थी, 1 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर सकती थी और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी। बट ये मैंने क्या कर दिया, गिव अप। तो या तो ऊपर वाला यूजर कॉस्ट होगा, या फिर हमारा, अगर हमने खुद के पैसे लगाए हैं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला इंटरेस्ट रेट हमारा यूजर कॉस्ट होगा। तो ये हमारा एक यूजर कॉस्ट हो गया। ऊपर हमारा जो हर साल कैपिटल को यूज करने के बदले में जो उसकी वैल्यू आए साल कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो एक हमारा वो यूजर कॉस्ट हो गया। कैपिटल को यूज करने की कॉस्ट क्या है, कि हमारी जो कैपिटल है वो डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये हमारा एक खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा क्या है, कि जब हम उसको परचेज कर रहे हैं, तो बोरोइंग में या तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और अगर खुद के पैसे लगा रहे हैं तो हमें क्या गिव अप करना है, वो हमारी यूजर कॉस्ट हो गई है। तो ये हमारी 2 तरीके की यूजर कॉस्ट हो गई है। ओके, अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं नीचे, तो यहाँ पर हमारा ये प्राइस हो गया हमारा सोलर पावर ओवन का। यहाँ पे हमारा हर साल जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है वो 10% से हो रही है, और हम ऊपर मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, या तो हम अगर उसे गिव अप कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, तो वो हमारा 8% है हर साल का। ओके, तो ये हमारी 3 चीज हो गई। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट अगेन किस पे मिल रहा है, जो अमाउंट हम बोरो करेंगे या फिर जो अमाउंट हम गिव अप कर रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो अमाउंट क्या है, हमारा प्राइस। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट रेट किस पे लगेगा, प्राइस पे लगेगा। अगेन अगर हम बात करें डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तो वो डेप्रिशिएट कौन सी वैल्यू हो रही है, कि हमारा जो कैपिटल है उसका क्या कॉस्ट था, अगेन क्या, प्राइस। तो हमारी डेप्रिशिएट वैल्यू किस पर लगेगी, प्राइस पर लगेगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम अपनी यूजर कॉस्ट की बात करें, तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी कैपिटल को यूज करने की, हमारा UC इज इक्वल टू हमारा इंटरेस्ट रेट जो प्राइस पे लग रहा है, प्लस हमारा डेप्रिसिएशन जो अगेन किस पे लग रहा है, प्राइस पे लग रहा है। तो या तो हमारा एक ये वाला खर्चा होगा जिसमें 2 सिचुएशन आ रही है, कि या तो हमने बोरो करा होगा तो वो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, या फिर अगर हमने बोरो नहीं करा है तो वो पैसे जो मैंने कहीं और लगा सकती थी और मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी, तो वो मैंने गिव अप करा है, तो वो भी हमारी यूजर कॉस्ट हो जाएगी कैपिटल को यूज करने की। तो हमारा उन दोनों में से कोई एक सिचुएशन, प्लस उसके साथ साथ जो हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कैपिटल की हर साल, वो वाला खर्चा। तो ये हमारे 2 खर्चे हो गए कैपिटल को यूज करने के। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीटली ओवर होता है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमने यूसी सीख लिया, हमें पता है कि एमपीके क्या होता है, हमारा फ्यूचर एमपीके क्या होता है, तो अब हम इन दोनों को यूज करके अगर हम बात करें, कंपेयर करें और यूज करें और अपने डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को निकालें, तो वो किस तरीके से निकलेगा, अब हम उसको सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूजर कॉस्ट की, तो हमारा जो यूजर कॉस्ट था वो 18 आया था, है ना, कैपिटल को यूज करने की कॉस्ट। तो हमने क्या देखा कि वो जो हमारी कॉस्ट आई है वो एक फिक्स नंबर था, वो चेंज नहीं हो रहा था, वो हमारा एक फिक्स नंबर आया है। और हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं उस फिक्स नंबर को, अपनी यूजर कॉस्ट को वाई एक्सिस पर प्लॉट करती हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस पे अगर मैं अपने यूजर कॉस्ट को प्लॉट करती हूँ, जो कि मेरा एक फिक्स नंबर आया है 18, तो यहाँ पे हमारा जो यूजर कॉस्ट का लाइन होगा वो कैसा होगा, हमारा वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि पैरेलल होगा हमारी एक्स एक्सिस से।
ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया जो कि एक फिक्स नंबर दिखा रहा है, 18 यूजर कॉस्ट होगी, चाहे हम अपना कितना भी एडिशनल क्या कर लें, कैपिटल को चेंज कर लें। तो यहाँ पे हमारा आएगा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। तो जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता रहेगा तो हर एडिशनल कैपिटल स्टॉक पर हमारा जो यूजर की कॉस्ट होगी वो 18 ही आने वाली है। ओके, तो ये इसलिए हमारा फिक्स है, ये कितना भी चेंज हो जाए हमारी जो यूजर कॉस्ट है वो चेंज नहीं होने वाली है और वो हमारी 18 ही रहने वाली है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी बेनिफिट की, तो अगर हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एमपीके की बात करेंगे, हमारा फ्यूचर एमपीके। तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि अगर मैं कैपिटल को फॉर्म के अंदर लेकर आती हूँ तो उस कैपिटल से मुझे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो हमने बात करी थी कि अगर हम कैपिटल को लेकर आते हैं तो हमारा आउटपुट तो इंक्रीज होगा, लेकिन उस कैपिटल के आने से जो एडिशनल आउटपुट मुझे मिल रहा है, जो मुझे पहले नहीं मिल रहा था बट अब मैं कैपिटल मैंने इंक्रीज करी है, तो जो मेरा अब वो एडिशनल आउटपुट इंक्रीज हुआ है उस कैपिटल के आने से, तो वो हमारा बेनिफिट हो गया, है ना। हम बात करते हैं कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मैं अपना कैपिटल इंक्रीज करूंगी, अगर मैं अपना कैपिटल इवेंचुअली इंक्रीज करती हूँ और बाकी फैक्टर्स को अपने प्रोडक्शन के कांस्टेंट लेकर चल रही हूँ, तो सिचुएशन में जब मैं कैपिटल को इंक्रीज कर रही हूँ तो हर कैपिटल इंक्रीज होने पे जो मुझे एडिशनल आउटपुट मिल रहा होगा, जो मुझे एडिशनल आउटपुट मिल रहा होगा वो फॉल करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाती हूँ, यहाँ पे एक बार मैं इसको लिख देती हूँ अच्छे से। ओके, सो इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज कि हमारे पास दो वर्कर्स हैं। ओके, तो ये जो वर्कर्स हैं इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स के अंदर आ गया। ओके, तो ये हमारे दो वर्कर्स हैं और हमारे पास वन ओवन है। तो वन ओवन जो ये है हमारा, ये इनपुट हो गया। इस इनपुट को यूज करके मैं अपने आउटपुट को बनाऊंगी, कुकीज को बनाऊंगी। तो ये जो इनपुट है ये हमारा कैपिटल है, बेसिकली हमारा एक ओवन है हमारे पास जो क्या करता है, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना कि मान लो यहाँ पे स्टोरी, न्यू स्टोरी नाउ। अब इसमें हमने क्या चेंजेस करा है, जो हमारे अदर फैक्टर्स है उसको तो हमने कांस्टेंट रखा है, बट यहाँ पे हमारा जो ये इनपुट है इसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो वर्कर्स हमारे सेम ही है, हमारे 2 ही वर्कर्स हैं और यहाँ पे हमने अपना 2 ओवन कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे मैंने 1 इनपुट इंक्रीज कर दिया पहले से। तो अब यहाँ पे इन दोनों को इनपुट को यूज करके मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। पहले एक जो ओवन था वो अकेला हमारे 100 यूनिट बनाता था, अब 2 हो गए हैं तो वो 180 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इसको मैं एक बार नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारे 2 ओवन मिलकर 180 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर 2 से 3 कर देती हूँ ओवन को, तो यहाँ पे अब ये तीनों मिलकर 240 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो मैंने इसको 4 कर दिया, तो यहाँ पे मान लो ये 280 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमें पैटर्न नोटिस करना है वो ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इंक्रीज हो रहा है, फर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। टोटल आउटपुट जो है यहाँ पे, जो टोटल आउटपुट है
वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि एडिशनल आउटपुट का क्या सीन है, जैसे जैसे हम अपने इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो एडिशनल आउटपुट है, जो हमारा एमपीके है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके चेंजेस को हम देखते हैं। देखो पहले हमारे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने इनपुट को इंक्रीज करा तो वो 100 से 180 हो गया, तो एडिशनल कितना हुआ, 80 बढ़ गया। अब फिर उसके बाद जैसे ही मैंने एक और इनपुट इंक्रीज करा तो हमारा टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है, बट एडिशनल कितना इंक्रीज हुआ है, एक्स्ट्रा कितना आया है आउटपुट हमारा, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा 240 माइनस हमारा 180, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60, तो 60 एडिशनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैंने एक और इनपुट को इंक्रीज करा, 3 से 4 ओवन हो गया, 3 से 4 ओवन हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हुआ, बट एडिशनल कितना हुआ, तो हम देख रहे हैं कि 280 माइनस 240, हमारा यहाँ पे एडिशनल क्या है, 40। तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो तो इंक्रीज होता है ऑफकोर्स, अगर मैं अपना कैपिटल इंक्रीज करूंगी तो, लेकिन जो मेरा एडिशनल आउटपुट है, जो मेरा एमपीके है, हम क्या देख रहे हैं कि वो फॉल कर रहा है। वो पहले 80 था, फिर 60 था, फिर वो हमारा 40 हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो ग्राफ होगा एमपीके का, हमारे बेनिफिट्स का, वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि वो इवेंचुअली फॉल कर रहा है। हम देख रहे हैं कि वो इवेंचुअली क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये फॉल क्यों हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ओवन 1 से 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया। तो जैसे जैसे हम अपने इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है, ये जो इनपुट को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, ये जो मेरा ओवन है, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा। फुली यूटिलाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लेबर है, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स हैं, वो फिक्स्ड है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो कैपिटल को इंक्रीज करने से या इनपुट या ओवन को इंक्रीज करने से वो 2 लेबर कितना ही उनको यूज कर लेंगे, है ना, तो ये फिक्स है। अब ये 2 वर्कर 4 ओवन को कितना ही यूज कर लेंगे, यूज कर पाएंगे, ऑफकोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट जिस स्पीड से इंक्रीज होगी वो फॉल करता ही रहेगा, है ना, क्योंकि 2 ही वर्कर हैं। अब 4 से हम 6 कर दें, 10 कर दें, तो वो ऑफकोर्स उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज करके जल्दी से यूज करना चाहेंगे, तो उससे थोड़ा थोड़ा हमारा आउटपुट तो इंक्रीज होगा, बट जितना जितना हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एडिशनल आउटपुट होगा, जो हमारा टोटल आउटपुट में चेंज आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, जिस स्पीड से वो हमारा टोटल आउटपुट चेंज हो रहा है, वो फॉल करने लगेगा, क्योंकि इतने सारे कैपिटल काम करेंगे ही क्या, हमारा जो वर्कर्स है वो तो सिर्फ 2 ही है, तो हमारे जो एडिशनल कैपिटल हम लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे ही नहीं। ओके, तो वो इवेंचुअली फॉल करता रहता है। हमारे जो लेबर होते हैं वो फिक्स्ड ही होते हैं, और हम अपनी मशीन्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल आउटपुट बेशक इंक्रीज होगा, बट जिस स्पीड से होगा वो कम ही होगा, वो फॉल ही करती रहेगी, है ना, क्योंकि वर्कर फिक्स है, तो वो कितना ही मशीन्स को यूज कर लेंगे एक टाइम पर, है ना। तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, बट जिस स्पीड से हो रहा है वो हमारा इवेंचुअली फॉल ही करता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर कॉस्ट है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे हमारा जो एमपीके है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हम इसको ग्राफिकली देखते हैं अब दोनों को एक साथ। तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या होगा, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड ओवन है, कि हमें कितने ओवन चाहिए अपनी फर्म के अंदर, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इतने ओवन चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, कब होगा, कि हम तब तक अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं जब तक, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, तब तक इंक्रीज कर सकते हैं जब तक हमारी यूजर कॉस्ट हमारी एमपी के एफ के इक्वल ना जाए, मतलब कि हमारी कॉस्ट बेनिफिट के इक्वल ना जाए। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है, और इससे हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकली देखें
तो ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे हमने अपने वाई एक्सिस पर यूजर कॉस्ट और हमारा एमपीकेएफ लिया है, और यहाँ पे हमने अपने एक्स एक्सिस पर अपनी कैपिटल स्टॉक को लिया है, जो हम 1000 की फिगर में बात कर रहे हैं, हमारा क्यूबिक फीट ऑफ ओवन कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूजर कॉस्ट हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि वो हमारा एक फिक्स नंबर है और वो हमारे कैपिटल के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो हर जो एडिशनल कैपिटल आ रही है उसकी यूजर कॉस्ट, उसको यूज करने की कॉस्ट फिक्स रहने वाली है, 18 ही आने वाली है। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एमपीकेएफ की, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है फ्यूचर एक्सपेक्टेड की, अगर मैं कैपिटल को लेकर आती हूँ तो मेरा जो एडिशनल बेनिफिट होगा वो फॉल ही करेगा। तो जैसे जैसे हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एमपीके है वो फॉल कर रहा है। मान लो अगर हम इन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल को इंक्रीज करा तो मेरा यहाँ पे एमपीके फॉल हो रहा है। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक क्या होगा, तो सिचुएशन में हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट एंड बेनिफिट को, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जब तक अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते रहेंगे, जब तक हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती, ये सिचुएशन नहीं आ जाती, क्योंकि इस पॉइंट तक हमें फायदा ही हो रहा है, इसके बाद हमें नुकसान होगा। तो जैसे अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे मान लो कि इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी लाइन एक खींच कर देखूं, मान लो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, लेट सपोज, तो सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो एमपीके है, फ्यूचर एमपीके, और जो मेरा यूजर कॉस्ट है, तो वो क्या है हमारा यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो मैंने ब्लू शेड करा है, मान लो अब यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मेरा जो एमपीकेएफ है वो ज्यादा है यूजर कॉस्ट से, मतलब कि मेरे बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से। तो हम कब तक प्रोड्यूस करते रहेंगे, जब तक हमारे जो बेनिफिट है वो ज्यादा होंगे। और हम कब रुक जाएंगे, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, कब हम रुक जाएंगे, जब हमारे जो बेनिफिट और कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये जो स्टार पॉइंट है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मेरी जो यूजर कॉस्ट है वो मेरे बेनिफिट के इक्वल है, एमपीकेएफ के एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये हो गया, है ना। यहाँ तक हमारी फर्म को जो है कैपिटल चाहिए होंगे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को करने के लिए फर्म के अंदर। यहाँ तक वो अपने कैपिटल को इंक्रीज करेगी, ये उसका डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल होगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल होगा, जो हमारी बुक में गिवन है 5, तो मतलब 5000। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो रुक जाएगी और यहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसके बाद अगर हम देखें, मान लें कि इसके आगे अगर लेट सपोज हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम अगर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं और आगे प्रोड्यूस करती हूँ अपनी कैपिटल को और इंक्रीज करती हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरा एमपी के ये है और मेरी यूजर कॉस्ट यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मेरी जो यूजर कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब मेरे कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी मेरे बेनिफिट से। तो ये तो बिल्कुल फायदे वाली सिचुएशन नहीं है, तो इसके आगे हम जाएंगे नहीं। हमारा ये जो स्टार पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके आगे हमारी जो फर्म है वो और कैपिटल को नहीं लेकर आना चाहिए। ओके, तो हमारी जो फर्म है वो क्या करेगी, वो अपनी कैपिटल को तब तक इंक्रीज करेगी जब तक हमारा ये स्टार पॉइंट नहीं आ जाता है। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ई, और टिल पॉइंट ई तक हमारा जो है हमें फायदा होगा, हमारी जो है फर्म कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। और एट पॉइंट ई ये हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल होगा, जहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। कितने हमारी जो फर्म है, हमारा जो कायल है, वो कितने ओवन को लेना चाहेगा, वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंजेस आएंगे, तो उसकी हम बात करते हैं अब आगे। ओके, सो चेंजेस इन द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में हम बात करते हैं उन सारे फैक्टर्स की। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स
जो शिफ्ट करते हैं एमपीके को फ्यूचर एक्सपेक्टेड या फिर शिफ्ट करते हैं हमारी यूजर कॉस्ट को। ओके, तो जो भी सारे फैक्टर इन दोनों को शिफ्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि अगेन अगर इन दोनों में चेंजेस आया तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज होगी और हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है वो भी चेंज हो जाएगा। तो वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लेट्स सपोज यूजर कॉस्ट की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यूजर कॉस्ट की, तो लेट्स सपोज कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो था हमारा 8%। मान लो कि वो फॉल कर गया है, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो फॉल कर गया, तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से क्या शिफ्ट हो रहा है, हमारा यूजर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से कम हो गया है, वो फॉल कर गया है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, हमारा जो यूसी पहले 18 था अब वो क्या हो गया इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे हमारा 8 से अब 6 हो जाएगा, 6%। हमारी जो यूजर कॉस्ट है हम क्या देख रहे हैं कि वो भी पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले वो 18 थी, जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमारी जो यूजर कॉस्ट है वो भी कम हो गई। यहाँ पे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमारी जो यूजर कॉस्ट है वो भी कम हो गई। हमारे फैक्टर में चेंजेस आए, हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया और हमारा जो यूजर कॉस्ट है वो भी कम हो गया, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर कम हुआ है तो शिफ्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये शिफ्ट कैसे होगा, तो ये हमारा मान लो इनिशियली ग्राफ था। ओके, कुछ इस तरीके से था, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू कम हो गई है यूजर कॉस्ट की तो वो शिफ्ट कैसे होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी आफ्टर सिचुएशन को मैं रेड में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ हमारा यूजर कॉस्ट जो है वो 16 हो गया, किससे, पहले क्या था हमारा 18, तो वो हमारा 18 से हो गया है 16। यहाँ पे ये फॉल कर गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमारा पहले इक्विलिब्रियम ये था, ये हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक था। अब यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है तो अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे हमारी कॉस्ट एंड बेनिफिट इक्वल है वो ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा अब जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है हम क्या देख रहे हैं कि वो अब पहले से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारी यूजर कॉस्ट चेंज हुई और हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक भी चेंज हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। इस तरीके से हम चेंज को देख सकते हैं ग्राफिकली भी। उसके बाद अगर हम बात करें अब अपनी बेनिफिट वाली साइड, हमारा एमपीके फ्यूचर एक्सपेक्टेड, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम एमपीके की बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब, तो यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारा जो कायल है उसने इन्वेंट किया एक न्यू टाइप का कुकी डो। तो यहाँ पे इसने इन्वेंट किया एक न्यू टाइप का कुकी डो। तो यहाँ पे अच्छा, कुकी डो का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे डो का मतलब होता है कि हमारा एक थिक पेस्ट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, थिक पेस्ट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट होंगे जिससे कुकी बनती है वो। तो यहाँ पे उसने इन्वेंट करा एक न्यू टाइप का कुकी डो। तो यहाँ पे जब इसने चेंजेस करे, मतलब पहले कुछ पेस्ट यूज करता होगा, अब उसमें उसने कुछ और चेंजेस कर दिए, तो यहाँ पे जब उसने डो में चेंजेस करे तो जो हमने डो चेंज करा है अब हम उसको यूज कर रहे हैं, और किस में यूज कर रहे हैं, जो हमारे
एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है या फिर एग्जिस्टिंग मशीन है, मतलब कि ओवन चेंज नहीं करा है हमने, हमने सिर्फ अपना पेस्ट डो चेंज करा है। तो यहाँ पे हमने डो चेंज करा है और हम पुराने ही इक्विपमेंट्स को लेकर और प्रोडक्टिव हो गए हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई है। मोर प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हो सकता है कि इस बार हमारा जो पेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवन है उसमें जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लेस टाइम ले रहा है, और वो लेस टाइम ले रहा है तो हम और ज़्यादा कुकी बना पा रहे हैं और वो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो लेस टाइम हो रहा है हमारा बेकिंग में, प्लस हमारी बुक में गिवन है 12.5% से हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कम टाइम लग रहा है तो हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सेम ओवन में। तो अगर हमने अब अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया है और सेम ओवन से अब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कम टाइम में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो मतलब सेम कैपिटल को यूज़ करके, सेम ओवन को यूज़ कर कर हमारा जो एडिशनल आउटपुट है हम बोल सकते हैं कि वो इंक्रीज हो गया है, मतलब कि हमारे बेनिफिट इंक्रीज हो गए हैं। मतलब कि हमारा जो MPKF है अब वो इंक्रीज हो गया है सेम कैपिटल को यूज कर कर। तो इस सिचुएशन में हमारा जो MPKF है वो क्या होगा, अगेन वो भी शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। सो मान लो बिफोर सिचुएशन ये थी, ये हमारा 18 ही है। यहाँ पे हमारी बुक में गिवन है कि ये वैल्यू है हमारी 28 एंड ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि है हमारा 4। ओके, अब इस सिचुएशन में जब हमारा 25% से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो सिचुएशन में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसको नोटिस करें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा MPKF हम जो लेकर चल रहे हैं वो 28 ऑलरेडी बुक में गिवन है, प्लस अब हमारा 12.5% से और जितना था पहले 28 था पहले, अब उसमें 25% से और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा जो न्यू MPKF है वो क्या हो जाएगा, 28 प्लस 12.5% ऑफ 28। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर 28 प्लस 3.5, ये यहाँ पर हमारा 31.5 आ गया है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे अब हमारा जो MPKF है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू MPKF है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो होगी 31.5। तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है जहाँ पे हमारे कॉस्ट एंड बेनिफिट इक्वल होंगे, हमारा UC इज इक्वल टू MPKF, वो हमारा ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये हमारी दो सिचुएशन है। सेम इसका हम अपोजिट भी देख सकते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे अब हमारी जो यूजर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो हमारा यहाँ पर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो उस सिचुएशन में हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर जाएगा। सेम यहाँ पे कि अगर हमारा टेक्नोलॉजी लेट सपोज कि एडवांस कुछ नहीं हुआ, बट जो हम यूज कर रहे थे उसमें कुछ डिसएडवांटेज हो गया है, तो सिचुएशन में हमारा जो MPKF है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर शिफ्ट हुआ तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा उस सिचुएशन में जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे चारों ही सिचुएशन को हम इन दो सिचुएशन में स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो हमारी UC को और हमारे MPKF को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें आगे टॉपिक की,
सो यहाँ पर जो भी अभी तक हमने बात करी है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक की, या फिर हम बात कर रहे हैं कि एज अ फर्म हम कितना स्पेंड करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में, उन सारे टॉपिक्स में अभी तक हमने टैक्सेस को कंसीडर नहीं करा था। हम सारी चीजें अभी विदाउट टैक्स पढ़ रहे थे, इवन कॉस्ट एंड बेनिफिट भी। बट अब हम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि टैक्सेस का क्या रोल होता है एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पहले हम बात करते थे कि हम प्रॉफिट को, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, विदाउट टैक्स हम बात कर रहे थे, बट अब हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे आफ्टर पेइंग टैक्सेस। ओके, तो यहाँ पर लेट सपोज, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा ओवन कैपेसिटी है, मतलब कि जब भी मैं फॉर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा ओवन ला रही हूँ तो उससे जो मुझे एडिशनल बेनिफिट हो रहे हैं उसकी वजह से फर्म का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो कितने से हो रहा है, बाय $20। ओके, तो ये हम बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मुझे एडिशनल रेवेन्यू कितना हो रहा है एडिशनल कैपिटल को लाके। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना एडिशनल रेवेन्यू हो रहा है, $20। प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, एडिशनल रेवेन्यू की बात हो रही है। ओके, नाउ अगर हम बोलें कि इस रेवेन्यू में से हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसके टैक्स को कैलकुलेट करें तो ये आ गया हमारा $4। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आती हूँ तो उससे मुझे जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो उस सिचुएशन में उस एक्स्ट्रा बेनिफिट का, जो कि मतलब मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट है कितना, $20 जो है मेरा, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट का मुझे $4 एज अ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एज अ टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ $16 है वो फर्म के पास जा रहा है एक्चुअल में कैपिटल को इंक्रीज करके। तो यहाँ पे ऑल दो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करके हमारा जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो इतना है, बट लेकिन जो एक्चुअली में हमारे पास आ रहा है वो 16 है, क्योंकि 20 में से जो $4 है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है एज अ टैक्स। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या, इस सिचुएशन में एग्जैक्टली हुआ क्या, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं बहुत ध्यान से, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जो हम एमपी के लेकर चल रहे थे, फ्यूचर एमपी के जो हमारे बेनिफिट थे उसको हम लेकर चल रहे थे यूजर कॉस्ट के इक्वल। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एमपी के हमें आ रहा है, जो हमें एडिशनल बेनिफिट हो रहा है किससे, एक्स्ट्रा कैपिटल को लाकर, तो इस सिचुएशन में ये जो एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट हो रहा है, इस एक्स्ट्रा बेनिफिट में से अब हमें एक्चुअल में जो बेनिफिट हो रहा है वो कम है, वो कम है, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो बेनिफिट है अब वो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो हमें अपना जो एमपी के है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, यूजर कॉस्ट के इक्वल लाने के लिए। मतलब कि या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें अपने एमपी के में टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इनको अच्छे से इक्वल ला सके, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें आफ्टर टैक्स एमपीकेएफ कंसीडर करना पड़ेगा अपनी यूजर कॉस्ट के इक्वल, ना कि बिफोर टैक्स एमपीकेएफ जो हम पहले कर रहे थे। ओके, अब इससे क्या होगा, जब हम ये सिचुएशन को कंसीडर कर चलेंगे तो यहाँ पर जो फर्म है वो देखेगी
कि उनको थोड़ा अब एक्स्ट्रा रेवेन्यू रखना पड़ेगा बिफोर टैक्स, ताकि वो आफ्टर टैक्स अपने जो टैक्स की कॉस्ट है उसको ठीक से कवर अप कर पाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये हमारा आफ्टर टैक्स एमपीकेएफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हमने यूजर कॉस्ट के इक्वल कर दिया। और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ तो वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमारी ये साइड आ गई है इसको मैं बोल रही हूँ टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी बिफोर ये वाली सिचुएशन थी। ओके, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं था। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा टैक्स आया तो हमने क्या देखा कि जैसे ऊपर हमने देखा कि अब हमारे जो एडिशनल एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है, जो हमें एडिशनल बेनिफिट हो रहे हैं अपनी न्यू कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके फॉर्म के अंदर, तो हमें जो एडिशनल बेनिफिट हो रहे हैं अब उसमें से एक हिस्सा हमारा एज अ टैक्स भी जा रहा है। ठीक है, तो मान लो पहले हमारी जो यूजर कॉस्ट थी वो भी $20 थी और हमारा जो एमपीकेएफ था वो भी $20 था, तो दोनों इक्वल थे। बट आफ्टर टैक्स क्या हुआ, अब इस $20 में से 4 जो डॉलर है वो मेरा एज अ टैक्स जा रहा है। तो मतलब एक्चुअल में जो मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है वो तो 16 रह गया, और वो 16 मेरी यूजर कॉस्ट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे तो उल्टा नुकसान हो गया। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करें, तो हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें अपनी इक्वेशन में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे और हम बोल रहे हैं कि अब अगर मुझे अपनी यूजर कॉस्ट को देखो ऊपर, यूजर कॉस्ट को, ये मेरी जो 20 यूजर कॉस्ट आई है इसको अगर मुझे कवर अप करना है तो सिचुएशन में मुझे अपना एमपीकेएफ आफ्टर टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा कि जिसमें मैं अपना टैक्स भी पे कर लूं और मेरी जो सिचुएशन है बेनिफिट की वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर 24 होता तो उस सिचुएशन में मेरा जो 4 है वो टैक्स में चला जाता और 20 मेरा जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट के इक्वल होता। तो वहां पे चीजें ठीक रहती, फिगर आउट होती। तो उसको कैसे कंसीडर हम करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी बिफोर सिचुएशन थी जो मैंने बॉक्स में बनाई हुई है, लेकिन आफ्टर टैक्स क्या होगा। अब जब हम टैक्स को लेकर आए हैं अपनी स्टडी में तो हमें आफ्टर टैक्स एमपीकेएफ को रखना पड़ेगा। तो अब एमपीकेएफ को जो हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो वो इंक्रीज कितना करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूजर कॉस्ट निकाली है टैक्स एडजस्टेड। तो टैक्स एडजस्टेड मतलब कि उस यूजर कॉस्ट में हमने टैक्स को कंसीडर करा होगा और फिर जो वो वैल्यू आई है उस वैल्यू तक हमारा जो है एमपीकेएफ होना चाहिए, जिससे हम अपनी टैक्सेस को कवर अप कर पाए। तो जो हमारा जो एमपीकेएफ है, जो हमारा जो रेवेन्यू है, हम जो अर्न कर रहे हैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके फर्म के अंदर न्यू कैपिटल को बिफोर टैक्स, वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जब आफ्टर टैक्स हम उसमें से अपने टैक्स वाले हिस्से को निकालें तो हमारी जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाए अच्छे से, सेम जैसा मैंने ऊपर समझाया। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें एक प्रॉपर, तो हमें एमपीकेएफ बिफोर टैक्स मतलब बिफोर पेइंग टैक्स जो हमारी एमपीकेएफ की वैल्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा सच अ वे दैट आफ्टर पेइंग टैक्स फ्रॉम एमपीकेएफ हमारा जो बचा हुआ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सॉरी एक सेकेंड, ओके, तो हमें बिफोर टैक्स अपने एमपीकेएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आफ्टर पेइंग टैक्स हमारा जो बचा हुआ एमपीकेएफ का हिस्सा है जिसमें से हमने टैक्स को निकाल दिया है, पे कर दिया है, वो इक्वल आ जाए हमारी यूजर कॉस्ट के। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो हमें कितना अपना एमपीकेएफ
इंक्रीज करना पड़ेगा वो पता चलेगा हमारे इस फॉर्मूले से जो हमने टैक्स एडजस्टेड अपना यूसी निकाला है, जो कि है हमारी ये वाली सेट। ओके, तो ये बताएगी कि इसमें हमारी यूजर कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी और हमारा टैक्स भी इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट आएगा जितना हमें एमपीकेएफ करना होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, तो मान लो यहाँ पर केस 1 हम ले लेते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो 20% है, हमारी जो यूजर कॉस्ट है वो $10 है, अज्यूम कर रहे हैं हम सब कुछ ऐसे ही वैल्यूज, और हमारा अब हमें बताना है कि कितना एमपीकेएफ हमें रखना है। तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा कुछ, तो ये आ गया हमारा 12.5। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि इस 12.5 में से ये जो हमारा 12.5 है, इसमें से हमारा जो 10 है वो हमारी यूजर कॉस्ट हो गई। यूजर कॉस्ट इसमें हमने कवर अप कर लिया। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हमने क्या बोला है कि हमारा जो भी हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, एडिशनल रेवेन्यू आएगा, उसका कितना परसेंट, 20%। तो यहाँ पे अगर हम इतना एमपीकेएफ अर्न करेंगे, एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल हमारा रेवेन्यू, तो एडिशनल रेवेन्यू ये हो जाएगा और इसका 20% हमारा कितना होगा, 2.5। तो यहाँ पे ये हमारा 2.5 एज अ टैक्स चला जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें, 10 और हमारा 2.5, तो हमारा 12.5 हो जाएगा और हमें इतना एमपीकेएफ जो है चाहिए होगा अपनी यूजर कॉस्ट और टैक्सेस को कवर अप करने के लिए। ओके, तो आई होप कि अब ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे इन वर्ड्स। तो यहाँ पर फर्म को इतना अर्न करना पड़ेगा बिफोर टैक्स, सो दैट कि आफ्टर टैक्स जब हम इसमें से आफ्टर टैक्स निकाल दें, टैक्स की पेमेंट कर दें, तो वो अपनी कॉस्ट को कवर अप कर पाए, जो कि क्या है, $10। मैंने यहाँ रुपीज लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे डॉलर आएगा। तो $10, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऊपर एग्जाम्पल में बात करें तो हम क्या देख रहे थे कि जैसे ही मैंने इसमें से बिफोर टैक्स, जब हम कंसीडर नहीं कर रहे थे टैक्सेस को, तो जैसे ही मैंने इसमें से अपना टैक्स वाला हिस्सा निकाला, तो मैं 16 से अपनी यूजर कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रही थी। तो सेम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इस तरीके से अपने एमपीकेएफ को बिफोर टैक्स इंक्रीज करना है ताकि वो आफ्टर टैक्स अपनी यूजर कॉस्ट को कवर अप कर पाए। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स हम अपनी यूजर कॉस्ट को कवर अप कर पा रहे हैं। देखो, हमने जब ये इसको इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू का 20%, एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमने जो अर्न करा है, तो इसका अगर हम 20% टैक्स पे कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ है उससे हमारी यूजर कॉस्ट भी कवर अप हो पा रही है। तो ये हमारी पूरी बात है इसमें। अब अगर हम यहाँ पर एक और चीज की बात करें, तो हमारी बुक में एक ये लाइन गिवन है, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है टैक्स रेट, तो सिचुएशन में हमारा जो टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमारा जो डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो फॉल कर जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पर समझें तो लेट सपोज इसी एग्जांपल में हम ऐड ऑन कर लेते हैं एक और केस, हमारा केस 2। यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारा यूसी सेम ही है 10, और हमने अपने टैक्स रेट को 20 से मान लो 40 कर लिया है, इंक्रीज कर दिया है। इस सिचुएशन में हमारा एमपीकेएफ कितना इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि टैक्स इंक्रीज हो गया है, तो हमारा एमपीकेएफ कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 16.67। अब अगर हम 16.67 की बात करें, तो अगेन इसमें से हमारा जो $10 है वो एज अ यूजर कॉस्ट आ रहा है, और जो हमारा
बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा एज अ टैक्स जा रहा है, जो कि हमारा 16.67 का 40% है, जो कि है हमारा 6.67 टैक्स में जा रहा है। सेम एज अबव, बट इस बार मैंने थोड़ा शॉर्ट में दिखा दिया। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से ये स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा टैक्स रेट इंक्रीज होता है, टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो सिचुएशन में हमारी जो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है टैक्स एडजस्टेड, तो वो ये है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे ये वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है। ऊपर ये वैल्यू हमारी क्या थी, 12.5 थी, और अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, 16.67, तो ये भी इंक्रीज हो गई है। अब अगर हम बात करें कि हमारा डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल क्यों कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें केस 1 से 2 पर, यहाँ पे केस ये रहा 1, हमारा केस 2, दोनों सिचुएशन में अगर हम बात करें तो चेंज हो क्या रहा है कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं सिर्फ, बट हमारा जो कैपिटल है वो केस 1 में जो था वो ही अभी है, तो कैपिटल हमारा सेम है, लेकिन हमारे टैक्सेस के इंक्रीज होने की वजह से हमें जो अपना एक्स्ट्रा रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ रहा है, वरना हम अपनी यूजर कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा सा हिस्सा हमारा टैक्स पे करने में चला जाएगा। और अगर हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ तो हम अपनी यूजर कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपना एमपीकेएफ इंक्रीज करना पड़ेगा टैक्स के इंक्रीज होने की वजह से। बट एमपीकेएफ हम इंक्रीज कर कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल तो सेम ही है ना, तो एमपीकेएफ इंक्रीज नहीं हो सकता, लॉजिकली करना पड़ेगा बट इंक्रीज हो नहीं सकता है। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ, फर्म को और एमपीकेएफ चाहिए और एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए, बट वो इंक्रीज तो हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल सेम है, तो हमारी जो फर्म है वो क्या करेगी, वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को कम कर देगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट की कि हमारे टैक्स रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारा टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा अगर टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो हमारा टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिर्फ टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं और हमारी कैपिटल सेम वही है जो हमारे केस 1 में थी। तो सिचुएशन में क्या हुआ, कैपिटल सेम है, टैक्सेस के इंक्रीज होने की वजह से फर्म को अपना एडिशनल रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा और ज्यादा अर्न करना पड़ेगा अपनी यूजर कॉस्ट को कंप्लीटली कवर करने के लिए, जो कि वो नहीं कर सकती है क्योंकि हमारी कैपिटल सेम है। कैपिटल और आ जाती तो वो अपना इंक्रीज कर सकती थी, बट कैपिटल सेम है, बट टैक्सेस के इंक्रीज करने की वजह से अब उसे और अर्न करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फर्म क्या करेगी, वो रिड्यूस कर देगी अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल को। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकली भी समझे, जो कि थोड़ा बुक में नहीं गिवन, बट ग्राफिकली ही और अच्छे से समझ आएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा ग्राफिकली देखें तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये कुछ इस तरीके से, ये बिफोर सिचुएशन है पूरी, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया बिफोर का, ये हमारा यूजर कॉस्ट हो गया, ये हमारा एमपीकेएफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अब कि अब हमारा टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगी, तो ये हमारा कुछ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हम वैसे ये देख रहे हैं ओवरऑल कि हमारा जो एमपीकेएफ है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये हो गया है यहाँ पे, और इसमें हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो एमपीकेएफ है वो अपने ही सेम कर्व पर अपवर्ड मूव हो गया है, तो मतलब हमारा एमपीकेएफ भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि एमपीकेएफ जो हमें इंक्रीज करना होगा, ग्राफिकली भी हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे जैसे हमारा एमपीकेएफ इंक्रीज हो गया, अपवर्ड सेम मूवमेंट हो गई है उसकी, तो यहाँ पे ये जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर गया। तो ये हमारा ग्राफिकली सेम सिचुएशन हो रही है एंड आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर आप एक दो बार इसको दोबारा से गो थ्रू करोगे तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो यहाँ पे हमारी बुक में गिवन है कि जो हमारा टैक्सेस है वो जनरली रेवेन्यू पर ही लगता है। जैसे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू पर ही टैक्सेस को लगा रहे थे, केस बी में मैंने दिखाया नहीं है, बस केस 1 में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मैंने टैक्स लगाया है 20%, वो किस पे लगाया है, जो मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू मैंने अर्न करा था ये, ओके, इस पे टैक्स लगाया था। लेकिन जनरली हमेशा रेवेन्यू पर टैक्स नहीं लगता है, तो ये हम बात करेंगे आगे कि जनरली टैक्स रेवेन्यू पे नहीं लगता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो टैक्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल हमें 2 सिचुएशन का गिवन है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हमारा जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू पर लग रहा था, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है। तो उसके हम 2 सिचुएशंस को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा केस है डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस की, तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि अगर कोई भी फर्म जब वो कोई कैपिटल परचेज करती है, कोई भी मशीन या इक्विपमेंट खरीदती है, तो उसकी जो फुल कॉस्ट होती है, जो भी हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रॉफिट में से नहीं कट ऑफ कर दिया जाता है। इंस्टेड हम क्या करते हैं कि उसको धीरे धीरे पे करते हैं कुछ सालों में जाकर। और उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये डेप्रिसिएशन अलाउंस हमें मिल रहा है, उससे हमारा जो टैक्स का वैल्यू है वो कम हो रहा है, और हमें टाइम भी मिल रहा है उसको धीरे धीरे पे करने के लिए। यहाँ पर टैक्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझे, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर इसको दोबारा से रीड करेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे लेट सपोज बिफोर टैक्स वाली सिचुएशन, तो यहाँ पे हमने एक मशीन बाय करी है। मान लो कि वो मशीन है 10 लाख की। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फर्म है वो कितना अर्न करती है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो एक साल में 15 लाख प्रॉफिट अर्न करती है ईच ईयर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो टैक्स है वो 20% है, तो इस सिचुएशन में हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन अलाउंस हमें कितना पे करना पड़ेगा, 15,000 का 20%, क्योंकि हम यही अर्न कर रहे हैं, यही हमारा प्रॉफिट है। तो हमने 15,000 का अपना 20% निकाला, तो दैट विल बी अवर 3 लाख। तो इतना हमें जो है टैक्स पे करना पड़ रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन अलाउंस। लेकिन बट इफ अगर डेप्रिसिएशन अलाउंस लगता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखते हैं हमारा टैक्स किस तरीके से ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सिचुएशन सेम ही है, हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन सेम ही है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सपोज जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है फर्म को कि हम अपनी मशीन को डेप्रिशिएट कर सकते हैं 5 साल तक। अगर हम उसको 5 साल तक डेप्रिशिएट कर सकते हैं, तो मतलब उसकी एक साल की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो हमने खरीदी कितने में, 10 लाख में, डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा 2 लाख आ जाएगा यहाँ पर ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम अपनी टैक्सेबल इनकम की बात करें, मतलब कि वो इनकम, वो प्रॉफिट जिस पर हमारा टैक्स लगने वाला है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 15 लाख माइनस
हमारा 2 लाख। ये जो हमारा 2 लाख है ये क्या है? बेसिकली हमारा जो हमें डेप्रिसिएशन अलाउंस मिला हुआ है। तो ये आ गया हमारा 13 लाख। तो अब हमारा जो ये 13 लाख है, क्योंकि अब हमारा डेप्रिसिएशन अलाउंस हमारे गवर्नमेंट ने हमें अलॉट किया है, तो यहाँ पे अब जो हमारा ये 13 लाख है इसमें से हमें टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अलाउंस, तो वो क्या हो जाएगा अब हमारा 13 लाख का 20%। पहले हमने कंप्लीट अपने प्रॉफिट पे टैक्स लगाया था 15 लाख पे, और अब हमने आफ्टर डेप्रिसिएशन अलाउंस हमारा जो टैक्सेबल इनकम आया है इस पर टैक्स लगेगा 20%। तो ये हमारा हो जाएगा 2,60,000। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे 3 लाख पे करना पड़ रहा था बिफोर डेप्रिसिएशन अलाउंस, और यहाँ पे मुझे 2,60,000 पे करना पड़ रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्म है वो 40,000 सेव कर पा रही है हर साल कंटिन्यूस 5 साल तक, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन पीरियड रहा है। तो यहाँ पे हमारे डेप्रिसिएशन अलाउंस में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी मशीन बाय करते हैं तो उस सिचुएशन में जो डेप्रिसिएशन अलाउंस हमें मिलता है उसके थ्रू हम अपनी जो कॉस्ट है, जो पूरी फुल कॉस्ट है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं और उसको हर साल कुछ डिडक्ट कर पाते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम में से उसको डिडक्ट करते हैं और वो कम हो जाती है इवेंचुअली, और फिर जब हम उसमें से टैक्स पे करते हैं तो वो हमारा कम होता है कंपेयर टू वो सिचुएशन जहां पे हम डायरेक्टली टैक्स को पे कर रहे हैं विदाउट डेप्रिसिएशन अलाउंस। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टैक्स की, हमारा इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, तो ये और भी सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने कैपिटल में, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाता है, इमीडिएट हमें एक टैक्स डिस्काउंट मिल जाता है जब भी हम कोई न्यू कैपिटल बाय करते हैं, और जो हमें ओवरऑल टैक्स हमें पे करना पड़ता है उसमें से जो हमें टैक्स का डिस्काउंट मिला है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं और हमारा जो टैक्स है ओवरऑल वो थोड़ा कम हो जाता है, उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मान लो अगेन कि हमने एक मशीन को परचेज करा, 15 लाख मान लेते हैं, 15 लाख में हमने एक मशीन को परचेज करा। अब यहाँ पर अगेन हम अपने टैक्स को ले लेते हैं कि वो 20% है मान लो। तो इस सिचुएशन में अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं बिफोर हमारा इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, तो सिचुएशन में हम डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लग रहा है तो ये हमारा मशीन पे टैक्स लग जाएगा। अब देखो ये भी रेवेन्यू पे नहीं लगा है, यहाँ पे मशीन में टैक्स लगा है, ऊपर प्रॉफिट में लग रहा था बट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन अलाउंस। ओके, तो यहाँ पे ये हम 15 लाख का 20% कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख। तो यहाँ पे ये हमारा 3 लाख हो गया टैक्स बिफोर इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है टैक्स पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है 10%। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो अगेन हमारी प्राइस पर मिलेगा, तो हम कितना माइनस करेंगे, हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, हमारा ये प्राइस ऑफ मशीन, इसका हमने 10% निकाला तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है और उसको हम कंसीडर कर लेते हैं तो एक्चुअली में हमें कितना पे करना है टैक्स। पहले हमारा टैक्स ये था 3 लाख,
बट डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? ये तो ये हो गया हमारा फाइनल टैक्स बिल। तो इस तरीके से हमने अपनी दो सिचुएशंस को देखा टैक्स की। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब हम सारी सिचुएशंस को तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमारी जो बुक है वो थ्योरेटिकली इस चीज को पढ़ने के लिए, टैक्स को पढ़ने के लिए और सब कुछ सेम रखने के लिए सारे टैक्सेस को समराइज करती है एक सिंगल टैक्स में, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट। तो यहाँ पर गिवन भी है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो समराइज कर देते हैं सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रूल को एक सिंगल मेजर में, जिसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव टैक्स रेट। अब यहाँ पे ये कोई एक्चुअली में टैक्स नहीं है, इन रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, थ्योरेटिकली हमने बनाया है और ये सेम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को कम करता है जैसे टैक्स इंक्रीज होता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारा जब टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो हमारा जो टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर जाता है। अगर हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक फॉल करेगा तो इवेंचुअली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फॉल कर जाएगी। तो सेम बात कर रहे हैं कि ऑल्दो ये हमारा एक्चुअल टैक्स रेट नहीं है, ये हमारा थ्योरेटिकली टैक्स रेट है जो कि सेम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को कम करता है जैसे रियल लाइफ में टैक्स अगर इंक्रीज होगा और वो करेगा तो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफेक्टिव टैक्स रेट की तो सेम वही जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि अगर वो इंक्रीज होता है तो हमारा जो टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी फर्म के लिए बहुत मुश्किल होगा आफ्टर टैक्स कैपिटल को यूज करना, क्योंकि हमारी जो यूजर कॉस्ट आ रही है उसको हम कवर अप नहीं कर पाएंगे टैक्स को अगर हम पे कर देते हैं तो एज अ रिजल्ट फर्म क्या करेगी, वो लेस इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी और हमारी जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो कम हो जाएगा। जैसा हमने ऊपर देखा सेम ही बात है। ओके, सो फ्रॉम द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच के अंदर क्या लिंक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम एक फर्म की बात कर रहे हैं तो उस फर्म के अंदर जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है और जो अमाउंट वो स्पेंड कर रही है उन दोनों के बीच का क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक और हमारा जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल पर, इन दोनों के बीच का क्या लिंक है एक फर्म के अंदर, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, अगर हम बात करते हैं चेंजेस की कैपिटल के अंदर, कि कैपिटल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि जैसे लेट सपोज मशीनरीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं हमारी फर्म के अंदर, तो वो चेंजेस किस तरीके से आते हैं, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट से। तो पहली हमारी होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे बस समझा रही हूँ और आप थ्योरी को अपनी बुक से रीड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बस कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली सब कुछ बस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पागल है क्या थोड़ा सा। सेकंड है हमारा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जब भी हम परचेज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं न्यू कैपिटल गुड को, एंड अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक है, जो हमारा ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है वो जब डेप्रिशिएट होता है, या हम उसको बोल सकते हैं जब वो वियर आउट होता है। डेप्रिसिएट या फिर वियर आउट का क्या बेसिकली मीनिंग हुआ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओवर टाइम नेचुरली हमारा जो कैपिटल है या फिर कोई भी चीज जब नेचुरली डैमेज होती है
तो मतलब वो डेप्रिशिएट हो रही है, वो वियर आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं, ठीक है, हमने कोई भी क्लोथ्स लिए अपने पहनने के लिए, तो वो बाय द टाइम क्या होता है कि वो फेड होने लगते हैं, है ना, उनका कलर डल होने लगता है। तो वो नेचुरली डैमेज हो रहा है क्योंकि हम उसको 1 साल से पहन रहे हैं और पहनने के बाद उसको धो रहे हैं, तो वो नेचुरली फेड हो रहा है, डल हो रहा है, थोड़ा सा घिस रहा है। तो वो जो नेचुरली डैमेज हो रहा है उसको यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो नेचुरली डैमेज हो रहा है बाय द टाइम, तो वो मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो डेप्रिशिएट होता है, और यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब भी हम कोई न्यू कैपिटल को कंस्ट्रक्ट या परचेज करते हैं। अब इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो कैपिटल है उसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे परचेज या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं न्यू कैपिटल, तो इस सिचुएशन में हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। इस सिचुएशन में हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। और अगर हमारा यहाँ पर कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है या फिर वियर आउट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो पहले से कम हो रहा है, क्योंकि अब वो लेस एफिशिएंट होता जा रहा है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो वियर आउट हो गया है, मतलब कि वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया है क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा यूज करा है कि अब वो उस कंडीशन में नहीं है कि अब हम उसको यूज कर पाए। तो अगेन हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है उसमें कैसे चेंजेस आ रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है और डेप्रिसिएशन की वजह से वो फॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका एक छोटा सा टेबल भी बना दें, तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा डेप्रिसिएशन से, या फिर जब हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम होगा डेप्रिसिएशन से, तो उस सिचुएशन में हमारा जो कैपिटल स्टॉक होगा वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब इंक्रीज ज्यादा हो रहा है कम होने से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे अगर हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मतलब कि हमारा कैपिटल स्टॉक ज्यादा कम हो रहा है कंपेयर टू किससे, कि जो इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ एक और चीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि या तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस होता है, और हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों को यूज कर कर अपने कैपिटल स्टॉक में चेंजेस ही देखते हैं जैसा हमने ऊपर बात करी, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, चेंजेस इन कैपिटल स्टॉक। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि साल की स्टार्टिंग में और साल के एंड में जाकर हमारी कितनी कैपिटल बची उसका डिफरेंस। तो हमारे साल के एंड में जाकर हम बात करते हैं कि कैपिटल हमारी T+1 टाइम पीरियड की माइनस जो हमने बिगनिंग में कैपिटल को यूज करा था हमारी पिछले साल की वो, तो ये हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक हो गया जो कि किसके इक्वल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के, जिसको हम डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट हमारे कौन से टाइम पीरियड की, टी टाइम पीरियड की, माइनस हमारा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, कैपिटल पे लगेगा, कौन सी कैपिटल, टी टाइम पीरियड की। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये बेसिकली क्या शो करता है, यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी ये वाली साइड है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरा टोटल वैल्यू ऑफ चेंज कितना है कैपिटल स्टॉक में। मतलब कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी एडिशनल कितनी मशीन्स आई साल में, क्योंकि हमारी साल की स्टार्टिंग में ये कैपिटल थी, साल के एंड में जाकर ये वाली कैपिटल हो गई, तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरे साल में हमारी कितनी एडिशनल मशीन आई, है ना, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं।
अगर हम बात करें अपने राइट हैंड साइड की, तो ये क्या शो करता है, यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या शो करता है, वो बताता है कि फर्म ने टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी लगाई इस कैपिटल को बाय करने के लिए पूरे साल में। और यहाँ पे हमारा जो ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो क्या बता रहा है कि वो हमारा हिस्सा कैपिटल का जो बाय द टाइम इतना डैमेज हो गया यूज करके कि हमें उसको हटाना पड़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वो कैपिटल जो बाय द टाइम बहुत आउटडेटेड हो गया है। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा इसका समराइज वर्जन हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीटली समराइज कर दिया है इन वर्ड्स। अगर हम इसको एक बार एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो हमारा ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट वाली साइड ले आए, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिख रहा है रीअरेंज होने के बाद। और ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, हम इसको अदर वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली बता रही है कि हमें कितनी कैपिटल बाय करनी चाहिए इस साल। ओके, क्योंकि हमारी करंट ईयर की बात हो रही है, तो इस साल हमारी कितनी कैपिटल हमें बाय करनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट में पैसा लगेगा, वो ये वाला टर्म बता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी कैपिटल T+1 वाले टाइम पीरियड की, मतलब कि जो चल रहा है और जब वो चल के खत्म होगा, तो जब वो चल के खत्म होगा तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी फर्म के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल होनी चाहिए, है नहीं, होगी नहीं, होनी चाहिए की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम डिजायर की बात कर रहे हैं, एट द एंड कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल टाइम पीरियड टी की, तो वो हमारी वो कैपिटल है जो हमारी ईयर के स्टार्टिंग में है। उसके बाद अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी कैपिटल जो है ब्रेक डाउन हुई है पूरे साल। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस सेम चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अगेन कि एक बेकरी है और हमने ईयर स्टार्ट करा 10 ओवन के साथ। तो यहाँ पे ये जो हमारा 10 ओवन है, तो ये हो गया हमारी कैपिटल कौन से टाइम पीरियड की, इसको मैं लिख देती हूँ। हमारी कैपिटल टाइम पीरियड टी की, क्योंकि ये हमारे साल की स्टार्टिंग की कैपिटल है, तो हमारे पास 10 ओवन थे, तो हमने ये हमारी स्टार्टिंग की कैपिटल हो गई। फिर उसमें बताया हुआ है कि जो एक ओवन है वो ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू वियर एंड टीयर, मतलब कि बाय द टाइम ग्रेजुअली डैमेज होता चला गया एंड अब वो उस कंडीशन में नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए। तो हमारी जो कैपिटल डेप्रिशिएट हुई है वो कितनी है, ये है। अब इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल जो एक तरीके से कम हो गई है, कैपिटल स्टॉक हमारा कम हो गया, कैपिटल में चेंजेस आ गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि जो बेकरी है वो हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने टोटल ओवन हो, 13 हो। तो इस सिचुएशन में हमारा ये जो कैपिटल है वो क्या है कि एट द एंड हम कितने ओवन चाहते हैं। ओके, तो अगेन ये क्या हो गया हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें, ये क्या लिख दिया मैंने, कि हमें कितने ओवन परचेज करने चाहिए पूरे अभी जो करंट साल चल रहा है उसमें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताओ अब यहाँ पे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमें कितनी करनी पड़ेगी। ओके, तो उस सिचुएशन में हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें 4 न्यू ओवंस को परचेज करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं सेम लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो ये था हमारा
एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अब इस पूरी चीज से हम लिंक कैसे देख पा रहे हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन आई है यहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, क्योंकि ये डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, और जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कि हमारा ये इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि कोई भी फैक्टर, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है कि किसी भी फैक्टर की वजह से अगर मेरा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक चेंज होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सेम अमाउंट से हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आएंगे। तो हम ऊपर भी डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी इक्वेशन में भी, कि अगर हमारे किसी भी फैक्टर की वजह से ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा। सेम अगर किसी भी फैक्टर की वजह से फॉल करता है तो ये भी फॉल करेगा। और कैसे फॉल करेगा, इक्वली। वो हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। नाउ लैग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम बोल रहे हैं कि सेम साल में अगर हम डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली उसी साल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर सम कैपिटल जो कि काफी साल लेते हैं कंस्ट्रक्ट होने में, तो वो एक साल में पूरे तो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम साल में नहीं बढ़ पा रही है। तो जैसा हमारी बुक में एग्जांपल गिवन है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वो काफी साल लेता है कंस्ट्रक्ट करने में, तो अगर हम अपने डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को 1 मिलियन से अगर इंक्रीज कर देते हैं फॉर लेट सपोज उसके लिए, तो जरूरी नहीं है कि उसी साल में 1 मिलियन से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए। हो सकता है कि वो कुछ सालों में जाके 1 मिलियन से इंक्रीज हो, बट सेम साल में एकदम से इंक्रीज नहीं होगी। तो ये हमारा लैग हो गया, क्योंकि हमने थ्योरी में अभी सेम चीज पढ़ी कि इमिडिएटली चेंजेस आ जाते हैं। हमारा जितना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में चेंज आएगा उतने से ही इक्वली हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो जाएगा। बट लैग क्या है कि इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है, कुछ कैपिटल काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, तो सेम ईयर में दोनों एक साथ इमिडिएटली चेंज नहीं हो सकते। तो इन रियलिटी लिखा हुआ है कि जो ये लैग है वो एग्जिस्ट करता है, बट अभी हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं और हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है उसी तरीके से इमिडिएटली उसी साल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर हमें एक समरी टेबल गिवन है, तो अगर हम इसको एक बार जल्दी से डिस्कस करें, तो अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो मैंने ये ग्राफिकली दिखाया था कि हमारी यूजर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी, और ग्राफिकली हमारा जो यूजर कॉस्ट का कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया था। तो जैसे ये बिफोर सिचुएशन है, तो उसके बाद हमारा जो यूजर कॉस्ट का कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अब वो चेंज हो जाता है, तो वो ये आ गया, बिफोर हमारा ये था, और हमारा जो ये कैपिटल डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर गया। वो हमारा देखो यहाँ पे जो मैंने एरो बनाई है वो फॉल कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर वो फॉल कर गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फॉल कर जाएगी। ओके, सेम अगर हम बात करें इफेक्टिव टैक्स रेट की, तो अगर हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है तो सिचुएशन में हमारा टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और उस सिचुएशन में हमें अपना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक अगेन कम करना पड़ता है। कम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि टैक्स रेट के इंक्रीज होने से हमारा जो MPKF है हमें उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम आफ्टर टैक्स अपनी यूजर कॉस्ट को बियर कर पाए, पे कर पाए। बट हम ये इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया, हमारे सिर्फ टैक्स इंक्रीज हुए, तो उसकी वजह से हमें अपनी कैपिटल स्टॉक को कम करना पड़ता है, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस करा। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्यूचर MPK की, तो अगर वो इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, अगर हमारा MPKF इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि हमारे एडिशनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अपनी डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को भी इंक्रीज कर देंगे और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट टॉपिक की, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एंड हाउसिंग। तो यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेंट्री में, तो ये हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो ये हमारी हो गई है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
एंड अगर हम बात कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम बात करते हैं कि मैं रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, उसमें पैसे लगा रही हूँ, या फिर मैं अपने अनसोल्ड गुड में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। और वो बेसिकली करते क्यों है? ताकि अगर हमारी अनसर्टेन अचानक से डिमांड आ जाए तो हम उसको फुलफिल कर पाए। ओके। एंड अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग की, तो इसमें हम जब भी कोई न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को, तो वो हमारा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। अब अगर हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करेंगे कि कितनी इन इन्वेस्टमेंट में स्पेंडिंग हमें करनी है या क्या हमारी इधर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होगी, तो अगेन हमारा जो कंपैरिजन होगा वो कॉस्ट एंड बेनिफिट को लेकर ही होगा, है ना? कॉस्ट एंड बेनिफिट को लेकर ही होगा। सेम ही सिचुएशन रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम की जैसे पहली थी। तो अगेन हम इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि लेट सपोज अगर एक कार डीलर अपनी नंबर ऑफ कार्स को इंक्रीज करना चाहता है फ्रॉम 100 टू 150, तो इस सिचुएशन में जो 50 कार्स उसने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करी है, उसने अपनी अनसोल्ड गुड्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करा है इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, अगर कोई अनसर्टेन डिमांड एकदम से अचानक से आ जाती है तो। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें गिवन है कि देखो अब क्या होगा अगर हम कार्स को बढ़ा देंगे, कि अब जो बायर्स होंगे उनके पास काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ मॉडल्स होंगे एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है। और दूसरा कि अगर वो किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वेट नहीं करना पड़ेगा उनको डिलीवरी के लिए, क्योंकि कार अवेलेबल होगी, उनकी डिमांड इजीली मीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है कि जो कार डीलर है वो इस तरीके से और ज्यादा कार्स को जो है सेल कर पाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा कार्स को बना रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें जो सेल्स में कमीशन मिल रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इन्वेंट्री। और कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट बताया हुआ है कि अगर हम ज्यादा कार बनाते हैं तो ऑफकोर्स वो कार धीरे धीरे ही तो बिकेंगी, तो उस सिचुएशन में जो कार खड़ी रहेंगी वो डेप्रिशिएट भी होंगी, तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा बेनिफिट क्या होगा? जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो क्या होगा? सेल्स कमीशन। कॉस्ट क्या लग रही है हमारी? यूजर की कॉस्ट क्या लग रही है कि डेप्रिसिएट होगी हमारी कार खड़ी खड़ी। दूसरा कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी हमने लोन लिया है अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट हो गया। अगर हमारा एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है इंक्रीज होगा कॉस्ट से, तो हम ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर हमारा ये नहीं होता है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अपनी सेकंड इन्वेस्टमेंट की, तो हमारा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? अब यहाँ पे अगेन सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट वाला। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक अपार्टमेंट बनाते हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें हमें जो फायदा होगा वो बेसिकली क्या होगा कि हमें रेंट मिलेगा। ठीक है। अगर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें उसके ऊपर रेंट मिलेगा। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी कि हमने जो अपार्टमेंट लिया है वो बाय द टाइम डेप्रिशिएट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है डिडक्ट होती रहेगी, है ना? जैसा हमने बोला कि ग्रेजुअली चीजें डैमेज होती है बाय द टाइम अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा? कॉस्ट क्या होगी कि वो वैल्यू जो है बिल्डिंग की वो डेप्रिशिएट होगी, प्लस हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हमने लोन लिया है तो। ओके। और अगर लोन नहीं लिया तो अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला सीन है। तो यहाँ पे ये हमारी अगेन कॉस्ट एंड बेनिफिट हो गए, और इन दोनों को एनालाइज करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। सेम अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में भी हम अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी डिजायर्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए।
ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।